नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके मनपसंद कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दोस्तों, दुधारू पशु हमारे ग्रामीण जीवन और आय का मुख्य आधार हैं। स्वस्थ पशु ही अधिक दूध देते हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाते हैं। इसलिए समय समय पर हमें पालतू पशुओं की उचित देखभाल, आहार, साफ सफाई और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी होता है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, कार्यक्रम का विषय है दुधारू पशुओं की देखभाल। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर पी.के. शर्मा जी, जो कि हैं वरिष्ठ पशु चिकित्सक भोपाल से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि दुधारू पशुओं के संबंध में और उनके जो खान पान, आहार व्यवहार की यदि हम बात करें तो ऐसे कौन से समसामयिक कार्य हैं जो किए जाने जरूरी हैं? देखिए, अभी वर्षा ऋतु का मौसम चल रहा है, मानसून की विदाई अभी नहीं हुई है। जी जी। ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि दिन का तापमान भी काफ़ी बढ़ा हुआ रह रहा है और बीच बीच में बौछारें भी माने पानी की आ जाती हैं, पानी भी बरस जाता है। तो ये हॉट ह्यूमिड जो कंडीशन है, इस प्रकार की स्थितियां जो बनी हुई हैं, ऐसे में जो है पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी देखने में आ रहा है। तो निश्चित रूप से पशुओं के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। तो इसका संबंध जो है दुग्धोत्पादन पर पड़ता है। तो यदि हम उनकी समुचित जो है खान पान की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और नियमित गौशाला की साफ सफाई, वहाँ पर क्या है कि ऐसी स्थिति में जब हम देखते हैं कि हमारी गौशाला की यदि नियमित साफ सफाई होगी, वहाँ गोबर मूत्र इत्यादि जो है एकत्रित ना होने दें, जल भराव की स्थितियाँ भी, कई ढलान ना होने के कारण, बहाव ठीक से फ्लो ना होने के कारण नालियों का कई बार क्या पानी रुक जाता है और मलमूत्र यदि इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसे में जो है मक्खी मच्छर का प्रकोप बढ़ जाता है। ये जो मक्खी मच्छर हैं, ये जो है कई बीमारियों के जो है रोग के वाहक माने गए हैं। इनसे विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं वो जन्म लेती हैं और हमारा जो पशु है इसको जो है वो बेचैन भी कर देती हैं। कई बार काटने से रोग के साथ साथ क्या वो पूरी तरह से तनाव में रहता है और इससे मुक्ति दिलाने के लिए आपको गौशाला की जो है नियमित साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। हो सके तो हर संभव अपनी गौशाला को सूखी रखें। और इसके लिए आपको करना होगा कि गौशाला की जो नियमित साफ सफाई का आपका जो समय रहता है, गौशाला की नियमित साफ सफाई के बाद उन पशुओं को जो है थोड़े समय के लिए संभव हो सके तो उनको हम गौशाला से बाहर धूप में भी सुबह के टाइम छोड़ सकते हैं और पंखे इत्यादि जो भी आपके पास संसाधन है उनका उपयोग करके गौशाला को सूखी बनाए रखें। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई कि गौशाला की साफ़ सफाई के बारे में। यदि हम बात करें हमारे दुधारू पशुओं के बारे में, तो सर उनकी जो नियमित देखभाल है वो कितनी ज़रूरी है, आप हमें ये बताएं। जी देखिए, नियमित देखभाल में सबसे पहले जो है शुरुआत गौशाला की, जहाँ मैंने शुरू करा था साफ सफाई से, फिर उनको जो है समुचित जो है संतुलित पशु आहार उनको देना ना भूलें। संतुलित पशु आहार के जहाँ तक सवाल है, एक जो संतुलित पशु आहार आजकल रेडीमेड आते हैं, तो उनको खिलाने की जो उत्तम विधि, जो एक निश्चित मात्रा है, वो ब्रीड जो हमारी नस्ल है उनके भिन्न भिन्न माने उनके अनुपात बनाए गए हैं। जैसे शरीर निर्वाह के लिए जो गौ माता को जो दाना दिया जाता है, उसमें हमारी जो देसी जो गाय हैं, गिर गाय हैं, साहीवाल हैं, और आपकी जो देसी गाय हैं उनको शरीर निर्वाह के लिए 1 किलो दाना दिया जाता है और दुग्धोत्पादन के लिए दूध का आधा दाना दिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि एक हमारी गाय जो है 10 लीटर दूध दे रही है, तो 10 लीटर का आधा जो है 5 किलो दाना कहलाएगा। तो इस 5 किलो में जो है 1 किलो जो शरीर निर्वाह के लिए जो दाना दिया जाना था वो इसमें जुड़ा रहेगा। साथ ही साथ यदि हमारी गाय गर्भवती भी है, तो गर्भ के लिए जो बच्चा शरीर में पल रहा है उसके लिए अलग से आपको 1.5 किलो दाना और इसमें जोड़ना है। तो इस तरह से जो टोटल जो दाना बनता है,
इसका आधा दाना जो है सुबह के टाइम दिया जाएगा और आधा दाना जो है शाम को आप देंगे। तो इस तरह से ये संतुलित पशु आहार खिलाने की व्यवस्था होती है। साथ ही साथ इस संतुलित पशु आहार में आप मिनरल मिक्सचर का मिलाना जो है बिल्कुल ना भूलें। यदि हमारी जो जानवर की जो प्रजनन क्षमता है, साथ ही साथ उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो यदि आप संतुलित पशु आहार में जो 1% से 2% तक उसको मतलब एक कुंटल में 1 से 2 किलो जो है वो आपका मिनरल मिक्सचर जो है आप मिला लें। तो ये जो बहुत ही माने कंपनियां इसको बना रही हैं, तो इस प्रकार से जो है और ये सुगमता से आपको उपलब्धि हो जाता है। तो ये आप उसमें यदि मिला लेते हैं तो पशु के स्वास्थ्य पे उत्तम असर जाएगा। उत्पादन भी पशु का जो है निरंतर बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। जी। और उसकी जो प्रजनन क्षमता है वो भी अच्छी बनी रहेगी। जी, बहुत बढ़िया बात बताई। और खास तौर से विशेष तौर से जो डॉक्टर साहब ने जो संतुलित आहार को लेकर जो बात बताई है वो बेहद ध्यान रखने वाली बात है। दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। दोस्तों, ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं दुधारू पशुओं की देखभाल कैसे की जाए। इस विषय पर आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर पी.के. शर्मा जी, जो कि हैं वरिष्ठ पशु चिकित्सक भोपाल से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका हम पुनः स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल पशुओं में एक त्वचा संबंधी बीमारी भी काफ़ी देखने को मिल रही है। तो इस बीमारी के बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की बीमारी है और पशुओं पर इसका कितना असर है। जी, देखिए, ये जो बीमारी आपने त्वचा संबंधी जो रोग की बात कही है, ये देखने में आ रहा है कि मैं जहाँ भी मैंने इसकी जानकारियाँ उठाई हैं, देखी हैं, और भोपाल शहर में भी ये जो बीमारी है लंपी स्किन डिजीज, इसका जो और ये पॉक्स विरिडी नाम की जो जीनस है इससे उत्पन्न होती है। विषाणु जनित ये रोग है और ये जो है इस समय बहुत व्यापक रूप से ये फैली है। और ये छूतदार बीमारी नहीं है, इस संपर्क में आने से नहीं होती। लेकिन ये जो बीमारी है इंसेक्ट बाइट से, जो मक्खियां हैं, मच्छर हैं, जो इनकी जो डंक जो है अस्वस्थ पशु में वो जो सक करते हैं खून को, और अस्वस्थ पशु से जब वो स्वस्थ पशु को काटते हैं तो ये बीमारी का उद्भेद उससे हो जाता है। और जो दूसरी बात क्या है कि इसको हम कैसे पहचानें, तो इसके पहचानने के लिए आपको शरीर में पूरे में नोड्यूल्स, ददोड़े के ददोड़े जो गांठें आ जाती हैं, और शरीर का तापमान 106 डिग्री से जो है 108 डिग्री तक पहुंच जाता है। और शरीर में तापमान के साथ साथ देखने में आता है कि पशु पूरी तरह से अपने को असहाय पाता है। और ये जो और प्रमुख लक्षण में जो पैर हैं, पैरों पर सूजन, लिम्फ नोड का बढ़ जाना, जो दोनों जो अगले पैर होते हैं उनके जो साइड में लिम्फ नोड गांठें की गांठें बन जाती हैं, और देखने में आता है कि पूरे शरीर पर जो है ददोड़े इसमें आ जाते हैं। ददोड़े आपका कहने का मतलब फफोले जैसे दिखाई देते हैं पशु के शरीर पे। जी डॉक्टर साहब जी। तो इससे जो है मतलब ऐसे यदि आपका इस बीमारी से ग्रसित पशु है तो इसको जो है सेग्रीगेट, मतलब इसको अन्य स्वस्थ पशुओं से इसको जो है 15 से 20 मतलब एक अलग कक्ष में इसको आप रख दें आपकी जो व्यवस्था अनुसार जो है। और हो सके तो उस गौशाला में जो है आप धुएं से मच्छरों को भी भगा सकते हैं, और भी कई जो पेस्टिसाइड हैं उनका छिड़काव करके मक्खियों को जो है, इंसेक्ट को वहाँ ना पनपने दें, क्योंकि ये वाहक का काम करते हैं। ये जो मक्खियाँ हैं अस्वस्थ पशु को काट कर ये स्वस्थ पशु को फिर काटती हैं, तो इस प्रकार से ये बीमारी हो जाती है। इसकी मृत्यु दर जो है 5 से 10% है मृत्यु दर। यदि जो है हम बीमारी का समय पर सही उपचार यदि नहीं कराएंगे तो ये आगे चल के घातक भी सिद्ध हो जाती है। मतलब
ये है। जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि त्वचा संबंधी जो बीमारी है ये ख़ासतौर से जो कुछ मच्छरों के या इंसेक्ट्स के काटने से जो होती है, तो आपको बिल्कुल साफ़ सफाई का वहाँ पे ध्यान रखना है ताकि वहाँ पे मक्खी, मच्छर या ऐसे कोई भी जो परजीवी है वो वहाँ पे ना रह सकें। और यदि हो भी जाती है तो आप समय रहते आप पशु चिकित्सक से आप सलाह लीजिए। डॉक्टर साहब, बात करें यदि हम बकरी और भेड़, हमारे बहुत सारे पशुपालक भाई बकरियाँ भी पालते हैं, भेड़ भी पालते हैं, तो इनके जो दूध है और विशेष तौर से जो बकरी भेड़ जो इनका जो मांस है, सर इनकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, यानी कि इनको आहार में हम किन बातों का ध्यान रखें ताकि इसकी गुणवत्ता बनी रहे? जी, देखिए मतलब जहाँ तक उत्पादन का सवाल है, इनके स्वास्थ्य का सवाल है, तो हम इनके मतलब इनके रहने की जो व्यवस्था है वो सबसे पहले हम उसको ठीक करनी होगी। जहाँ ये हमारी बकरी भेड़ रह रही हैं तो वहाँ साफ़ सुथरा हम गौशाला का इनकी सॉरी जो भी माने रहने की जगह है वहाँ पर उसकी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। फिर खान पान में जो है ये कई मतलब ग्रेजिंग के लिए कई बार जिन बाहर छोड़ने के लिए जब ये बकरियां चरने के लिए जाती हैं तो ये सबसे बड़ी, यदि ग्रेजिंग लैंड है और बाहर यदि ले जाते हैं तो इनका एक्सरसाइज भी हो जाती है और घूमना फिरने से इसकी जो सुपाच्य जो है इनकी स्थितियां जो है जो भोजन ग्रहण करती हैं इसकी रहती है। दूसरी बात, संतुलित पशु आहार इनको भी जो है इनके शरीर भार के अनुसार जो है इनको देना चाहिए और मिनरल मिक्सचर भी इनको जो है अपन खिलाएं तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता इनकी बराबर बनी रहेगी। साथ ही साथ ये जो बीमारियों का जो प्रकोप है, समय समय पर इनका जो है टीकाकरण, जो बकरियों में मुंह आने की समस्या जो होती है, तो ये जो पूरे मुंह में ये भी वायरल डिजीज है। जी, जी। तो इससे क्या है कि ये श्वसन संबंधी समस्या भी इसमें हो जाती है, नाक से स्राव बहेगा और मुंह पे जो है फफोले आ जाएंगे। और अभी जो मैंने अभी थोड़े समय पहले जो लंपी स्किन डिजीज की जो बात कही थी, इससे ये भेड़ और बकरियां भी प्रभावित होती हैं, इनके ऊपर भी इस स्किन डिजीज का प्रभाव है। जी, जी। तो इसके लिए वैक्सीन सरकार जो है समय समय पे माने इनके जो निश्चित समय होते हैं जब इसके उद्भेद से पहले, जैसे ये वो समय हैं जब मैं पशुपालक भाइयों को ये सलाह देना चाहूँगा कि अपने निकटतम पशु चिकित्सालय पर जाकर पशु चिकित्सक से संपर्क कर इनकी यदि अस्वस्थता है तो इनका विधिवत उपचार कराएं। यदि ये बीमारी आपकी बकरी भेड़ में अभी नहीं आई है तो इसका वैक्सीन कराना जो है ना भूलें। तो इससे क्या है कि इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इनमें आ जाएगी और आपकी बकरी जो है अस्वस्थ नहीं होगी। जी डॉक्टर साहब, बात जब निकल ही गई है टीकाकरण की, वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन के बारे में हम आपसे और भी जानना चाहेंगे कि इस समय ऐसे कौन कौन से टीके हैं जो लगाए जाना अनिवार्य हैं? जी, सबसे पहले तो ये लंपी स्किन डिजीज का आप टीकाकरण करा लें। साथ ही साथ जो एक फुट एंड माउथ डिजीज जो खुरपका मुंह पका रोग है उसका भी फैलाव इसी समय होता है। तो ये खुरपका मुंह पका का वैक्सीन भी आप अवश्य करा लें। ये जो है विषाणु जनित रोग है, ये जो बहुत हवा के द्वारा ये फैलता है। यदि एक पशु कहीं से भी किसी गांव से हमारे गांव में जो क्रय करके जो ले आते हैं और यदि उस बीमारी से वो ग्रसित पशु आ गया है तो वो पूरे गांव को जो है एक पशु जो है रोग ग्रसित कर बना देगा जो है इतनी, क्योंकि ये विषाणु जनित रोग है, हवा से ये फैलती है। तो यदि हम अपने पशुओं को जो है इस प्रकार का यदि टीकाकरण करा लेंगे समय पर तो ये बीमारी होगी ही नहीं। दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
दोस्तों, ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका पुनः स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं दुधारू पशुओं की देखभाल कैसे की जाए। इस विषय पर आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर पी.के. शर्मा जी, जो कि हैं वरिष्ठ पशु चिकित्सक भोपाल से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका हम पुनः स्वागत करते हैं। और यदि जैसे मान लीजिए अब किसी पशु को हो ही गई है और समय रहते नहीं पता चला, उस स्थिति में उसको तुरंत अलग कर देना चाहिए? हाँ, ऐसी स्थिति में उस पशु को हमारे स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए और उस पशु का विधिवत जो है उसका उपचार कराना चाहिए। जो वायरल जितनी भी डिजीज़ हैं, चाहे वो लंपी स्किन डिजीज हो, खुरपका मुंहपका रोग हो, माता की बीमारी हो, ये जो सब रोग हैं, ये इनको सेल्फ क्योरिंग कहा है। ये स्वतः ही ठीक होने वाली बीमारी हैं। ये जो वैक्सीन हम लगाएंगे तो उससे जो है इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, एंटीबॉडी जो है डेवलप हो जाती हैं। और यदि लाइव जो इंसेक्ट के द्वारा यदि काटा गया है, तब भी 7 से 8 दिन में इनमें जो हमारा पशु बीमार है, इसमें एंटीबॉडी जब डेवलप होंगी तो ये स्वतः ही जानवर ठीक हो जाता है। किंतु बीच में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, उसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। उसमें विभिन्न प्रकार की जो डॉक्टर चिकित्सा करेंगे, उनको इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन्स, मिनरल्स और उत्तम खान पान, जो संतुलित पशु आहार है, खान पान यदि हम उसका बहुत अच्छा बनाए रखेंगे और साथ ही साथ उसका विधिवत उपचार चलता रहेगा, तो वो पशु जो है मृत्यु दर बहुत इसमें कम है। किंतु अनदेखा इसका बिल्कुल ना करें, इस उपचार विधिवत इसका कराएं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बात करें हम दुधारू पशुओं की, और ख़ासतौर से जो हमारे जो ग्रामीण हैं, दुधारू पशु पालते ही इसलिए हैं कि भाई उनको दुग्ध का उत्पादन मिले, ताकि वे दूध से अपनी कुछ आय हासिल कर सकें। यदि हम बात करें दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार की, तो सर इसका क्या महत्व है? ये बहुत अच्छी बात आपने, अच्छा प्रश्न मेरे लिए दिया है। तो इसके लिए मैं सुझाव के तौर पर यही बात कहना चाहूँगा कि न आजकल तो देखने में, मतलब आप पशुपालक, ये मैसेज समाचार भी सब हमारे पशुपालक किसान भाइयों तक पहुंच गया है कि आजकल शार्टेड सीमन, जो बछिया जैसे आपको चाहिए, तो बछिया के लिए एक विशेष प्रकार का जो सीमन है, ये उससे बछिया ही होना है। तो नस्ल सुधार के रूप में, और आजकल क्या है कि नर वत्स का कोई ज़्यादा कृषि योग में उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, ना ही बैलगाड़ी में जो है हमारे जो नर पशु मारे फिरते रहते हैं। इतना इस्तेमाल नहीं है, इस्तेमाल नहीं है, तो हाँ, ये बिल्कुल सही, शार्टेड सीमन का इस्तेमाल करें तो इससे नस्ल सुधार होगा। और क्या है, मतलब इसमें क्या है कि दुग्धोत्पादन भी अच्छा रहता है। और यदि नस्ल का यदि हम विशेष ख्याल रखेंगे तो माने जो हमारे नॉन डिस्क्रिप्ट जो एनिमल हैं, जो छोटी छोटी जो गायें रहती हैं, उनमें दुग्धोत्पादन क्षमता बहुत कम देखी गई है। और यदि उद्योग के रूप में, व्यवसाय के रूप में पशुपालन व्यवसाय को यदि आप करने जा रहे हैं, तो नस्ल सुधार का आप विशेष ख्याल रखें। यदि हमारी संतति अच्छी होगी, हमारी जो बछिया है वो अधिक दूध उत्पादन वाली रहेगी, तो हमें उसके लाभ अवश्य ही मिलेंगे। अवश्य मिलेंगे। डॉक्टर साहब, बात निकल ही आई है सेक्स सॉर्टेड सीमेन के बारे में, जैसा कि आप बता रहे हैं कि भाई 90% जिसमें कि जो चांसेस रहते हैं कि बच्चियाँ ही होती है। तो सर, आपसे ये चलते चलते ये जानना चाहेंगे, जो हमारे जो युवा हैं, ख़ासतौर से जो बेरोजगार युवा हैं, और ये वो कुछ सोच रहे हैं पशुपालन के संबंध में कि पशुपालन किया जाए, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और ख़ासतौर से जो हमारे जो पशुपालक भाई हैं, जो पशुपालन जो कर रहे हैं, और कुछ जो नए हैं जो स्टार्ट भी करना चाहते हैं जी, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, संदेश के रूप में यही है कि मैंने पहले भी इस बात को, और ये इसको रिपीट कर रहा हूं मैं, कि देखिए इसको जो धंधा है, धंधे सब अपनी जगह बिल्कुल सही है, इनमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं। उन सब चीज़ों का यदि विशेष आप ध्यान रखेंगे, समय समय पे जो है पशु चिकित्सक से सलाह लेंगे। और आजकल तो गूगल पर भी कई जानकारियां जो है, कई हमारे जो डॉक्टर हैं वो कई उत्तम जानकारियां आपको देते हैं। और हमारा युवा तो जो पढ़ा लिखा है वो सर वैसे भी कंप्यूटर और इंटरनेट फ्रेंडली है, तो उसके लिए तो बहुत आसान भी हो जाती है। ये सब चीज़ें उससे सीख सकते हैं। वो आपके आदर्श जो पशु चिकित्सक हैं और आपके आदर्श जो पशुपालक हैं, उनकी गौशालाओं में जाकर सास की जो है, कई जर्सी पशुपालन जो हमारा भोपाल में केंद्र है, वहाँ पर जाके कैसे पशुओं का रखरखाव होता है, वहाँ कई विभिन्न प्रकार की जो ट्रेनिंग योजनाएं भी जो है आपको चलाई जा रही हैं। तो उनका भी आप 15 से 20 दिन की जो है कई छोटी छोटी ट्रेनिंग होती हैं, जो
पशुपालकों को भी दी जाती हैं और हमारे जो युवा बंधु हैं ये भी उन ट्रेनिंग का लाभ ले सकते हैं। तो मतलब बिल्कुल ये है कि यदि पशुपालक भाई और ख़ासतौर से जो हमारे जो युवा हैं वो यदि पशुपालन से जुड़ते हैं और स्वरोजगार के रूप में अपनाते हैं तो निश्चित तौर से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे पशुपालक भाइयों को, किसान भाइयों को दी। दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त है खेती की खबरों का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। किसान और श्रमिकों के जीवन में आएगी समृद्धि, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय पोषण माह, असिंचित गेहूं की खेती, कपास की फसल में फल फूल झड़न, कृषि यंत्र रीपर कम ब्रांडर। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री मोदी बुधवार को धार जिले के बदनावर तहसील के भैंसुला गांव में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने यहां पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया। साथ ही राष्ट्रीय स्वस्थ नारी सशक्त परिवार महाअभियान, 8वें राष्ट्रीय पोषण माह आदि सेवा पर्व का शुभारंभ कर सुमन सखी चैटबॉट को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत देश भर की 15 लाख से अधिक महिला हितग्राहियों को 450 करोड़ रुपए से अधिक की प्रसूति सहायता राशि सिंगल क्लिक के जरिए उनके खाते में अंतरित की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि हमें अपने जीवन में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देना है। इसी से हमारे किसानों, काश्तकारों और श्रमिकों के जीवन में समृद्धि आएगी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वदेशी को ही आजादी का हथियार बनाया था। अब हमें इसे विकसित करने का और भारत का आधार बनाना है। इसलिए हम छोटी बड़ी जो भी चीजें खरीदें, सबसे पहले देखिए कि क्या वह देश में बनी है या नहीं। देश का पैसा देश में रहेगा तो विकास को नई गति मिलेगी। यही पैसा देश के विकास और गरीब कल्याण की योजनाओं में काम आता है। देश के मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा करने के लिए बहुत धन की जरूरत है। स्वदेशी से पैदा होने वाले रोजगार का लाभ युवाओं को मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और व्यापारी मिलकर सुनिश्चित करे कि पर्वों के दौरान हर दुकान पर इस आशय का बोर्ड लगा होना चाहिए कि गर्व से कहो ये स्वदेशी है। उन्होंने कहा कि हम सभी स्वदेशी वस्तु पर गर्व करें। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत एक ऐसे नए दौर की ओर बढ़ रहा है जहां सबके विकास का प्रबंध हो, हर हाथ को काम मिले और सबके जीवन में समृद्धि का वास हो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हम 140 करोड़ लोगों ने विकसित भारत का संकल्प लिया है। इसके 4 प्रमुख स्तंभ हैं: गरीब, किसान, नारी और युवा। आज इन 4 स्तंभों को नई मजबूती देने का काम हुआ है। इस आयोजन में नारी शक्ति का बहुत ध्यान रखा गया है। धार से ये कार्यक्रम देश भर की माताओं के लिए हो रहा है। यहाँ से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार महाअभियान का शुभारंभ हुआ है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि माताएं बहनें हमारी प्राथमिकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए आज 8वें राष्ट्रीय पोषण माह की भी शुरुआत हो रही है और विकसित होते भारत में हमें मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है। मिशन पोषण 2.0 के तहत मध्य प्रदेश में 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रीय पोषण माह बनाया जा रहा है। इस वर्ष आयोजन 8वां पोषण माह होगा, जिसमें राज्य, जिला, परियोजना और आंगनवाड़ी स्तर पर सामुदायिक सहभागिता से थीम आधारित गतिविधियां संचालित होगी। पोषण माह की प्रमुख थीम है मोटापा नियंत्रण, कम नमक, कम चीनी, कम तेल, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, पोषण भी पढ़ाई भी, शिशु एवं बाल आहार प्रथाएं, पुरुष सहभागिता और एक पेड़ माँ के नाम और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा। पोषण माह के दौरान IYCF परामर्श सत्र, व्यंजन प्रतियोगिता, फिटनेस चैलेंज, योग दिवस, किचन गार्डन अभियान तथा स्थानीय उत्पादों का प्रचार जैसी गतिविधियां होगी। पोषण भी पढ़ाई भी थीम के तहत आंगनवाड़ियों में स्टोरी टेलिंग, पपेट शो और एक्टिविटी आधारित शिक्षण कार्यक्रम आयोजित होंगे। जन जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक, रेडियो जिंगल्स, सोशल मीडिया अभियान और सामुदायिक रेडियो का उपयोग किया जाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायत, कृषि, खाद्य, आयुष, जल जीवन मिशन और खेल एवं युवा कल्याण सहित विभिन्न विभागों और स्थानीय अशासकीय संगठनों की सहभागिता से ये अभियान सुपोषित भारत के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। रबी की मुख्य फसल गेहूं की खेती सही समय पर असिंचित क्षेत्रों में भी लगाकर सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसके लिए उपयुक्त किस्में हैं C306, JW17, HI 1500, HI 1531, JW 3020। बीज दर
100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 2 कतारों के बीच 20 सेंटीमीटर की दूरी रखें। असिंचित अवस्था के लिए प्रति हेक्टेयर 87 किलोग्राम यूरिया, 188 किलोग्राम स्पोर और 33 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा उपयुक्त है, जो अंतिम जुताई के समय ही खेत में छींट दे। वर्षा होने पर 44 किलोग्राम यूरिया का उपवेशन करें। इसके अतिरिक्त 100 क्विंटल कंपोस्ट या गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 15-20 दिन पहले डालें। बुआई से पहले बीज को थीरम या बीटावैक्स नामक रसायन से उपचारित कर लें। कपास के समय पर बोई गई फसल 3 महीने से ऊपर की हो चुकी है। इस समय कपास पर फूल या टिंडे भी आ रहे हैं, लेकिन तेज बारिश में फूल व टिंडे गिरने की समस्या देखने को मिल रही है। कई बार स्वतः भी फूल और टिंडे गिरने लग जाते हैं। थोड़े बहुत फूल और टिंडे तो प्राकृतिक रूप से गिरते हैं। अधिक फूल और टिंडे गिरने लगे तो उनको रोकने के लिए प्लानोफिक्स दवा को 10 मिलीलीटर प्रति 400 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। पहला छिड़काव कलियां बनते समय तथा दूसरा टिंडों के बनना शुरू होते ही करना चाहिए। प्लानोफिक्स की बताई गई मात्रा का ही उपयोग करना चाहिए। अधिक मात्रा का उपयोग करने से फसलों को नुकसान पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। कृषि यंत्र रीपर कम ब्रांडर। इस मशीन से गेहूं, धान के साथ साथ जौ आदि फसलों की कटाई करने के साथ साथ फसल के बंडल बनाए जा सकते हैं। बंडल बनाने के लिए सन की रस्सी का उपयोग किया जाता है। इस मशीन में 11 HP का इंजन लगा होता है, जिसमें डीजल की खपत 1 से 1.25 लीटर प्रति घंटे है और इससे 1 घंटे में 1 एकड़ फसल की कटाई की जा सकती है। इसमें ट्रॉली को अटैच कर 6 क्विंटल तक भार ढाया जा सकता है। इस मशीन को एक व्यक्ति आसानी से चला सकता है तथा एक दिन में लगभग 10 एकड़ में लगी फसल की कटाई एवं उनके बंडल बनाए जा सकते हैं, जबकि मजदूरों से ये काम कराने में लगभग 10 दिन का समय लग सकता है। इस प्रकार इस मशीन का उपयोग से 10 गुना समय की बचत भी की जा सकती है। तो किसान भाइयों, आज की खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज हमने बात करी कि दुधारू पशुओं की देखभाल किस प्रकार से की जाए और उनके स्वास्थ्य को किस प्रकार से ध्यान रखना है, उनका आहार व्यवहार पोषण कैसा होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं आज का हमारा यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और आप इससे लाभान्वित होंगे। दोस्तों, इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने की हमें इजाज़त दीजिए। हम फिर मिलेंगे आपसे फिर नए प्रोग्राम में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।